रुक जाओ, क्या तुम मुझे वाक़ई ज़िंदा छोड़ दोगे? गैमर ने हँसियाने लहजे में कहा, मेरी तुमसे कोई बराह रास्त दुश्मनी नहीं है और वैसे भी मैं तुम जैसी छोटी मछलियों के होंठ से हाथ रंगना पसंद नहीं करता। और ये भी बता दूं कि जब तक तुम खुद किसी को ना बताओगे, किसी को ये मालूम ना हो सकेगा कि मैं यहाँ आया था। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, मैं बताता हूँ, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, मैं बताता हूँ। तुमसे कोई बात छुपाना हो तो अपने साथ ज़ुल्म करना है, गैमल ने कहा। बोलते जाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। फार्मूला प्रांगल से मेरे पास बराह रास्त पहुंचा था, मैंने उसे सेक्शन हेडक्वार्टर भिजवा दिया था। लेकिन मैंने हदायत के मुताबिक इस फार्मूले को स्प्रिंगफील्ड के स्प्रिंग गेम्स के चेयरमैन गास्कन लिमिटेड को भिजवाया था। उसकी रसीद वहां से मेरे पास आ गई और बस, इसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, गैमल ने कहा। तुमने फ़ोन पर उसकी तस्दीक तो की होगी, इमरान ने पूछा। नहीं, उसकी इजाज़त नहीं होती, मेरा काम सिर्फ उसे बुक कराना और फिर रसीद वसूल करना है, गैमल ने जवाब दिया। अगर रसीद ना आए तो फिर, इमरान ने पूछा। तो फिर सेक्शन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भिजवा दी जाती है, बाकी काम वो खुद करते हैं, गैमल ने जवाब दिया। क्या गासन से तुम्हारी बात हुई है? इमरान ने पूछा। हाँ, कई बार उसका ताल्लुक भी खेलों का सामान सप्लाई करने से है, इसीलिए अक्सर बातचीत होती रहती है, गैमल ने कहा। क्या नंबर है उसका? इमरान ने पीछे हटकर मशीन पिस्टल जेब में डालकर मेज पर पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम इससे क्या बात करना चाहते हो? इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बता दिया है, फिर तुम मुझे एक लम्हा भी वो जिंदा ना रहने देंगे, गैमल ने खौफजदा से लहजे में कहा। घबराओ नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त भी है या नहीं। तुम खुद उससे बात करोगे, उसे मेरा हवाला देकर बात करोगे कि वो फार्मूले के पीछे लगे हुए हैं और जो कि फार्मूला तुमने उसे भेज दिया था, इसलिए वो मुहतात रहे। ये तो सिर्फ मिसाल है, बाकी बात तुम जिस अंदाज में चाहो करो, मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। और पास इमरान ने कहा। और गैमल ने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन नंबर और स्प्रिंगफील्ड का राब्ता नंबर भी बता दिया। इमरान ने रिसीवर उठाकर सबसे पहले इस पे मौजूद लाउडर का बटन प्रेस किया, फिर गैमल के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, जो कि लाउडर का बटन मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जदीद तरीन फ़ोन में इसे लाजमन रखा जाता था। जब दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने फ़ोन उठाया, फिर रिसीवर उसने गैमल के कान से लगा दी और खुद फ़ोन पीस उठाकर उसके करीब खड़ा हो गया। यस, चंद लम्हों बाद रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ के बाद एक सख्त सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गैमल बोल रहा हूँ कारास्तगी से, गैमल ने कहा। और तुम हैरियत कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा गया। गास्कन, तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इत्तला है या नहीं? गैमल ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वो कौन है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दूसरी तरफ से गास्कन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जो फार्मूला प्रांगल से टॉवर सेक्शन ने हासिल किया था और जिसे मैंने तुम्हारे नाम बुक कराया था, उसके पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लगी हुई है। वो फ्लाइटिंग में स्टान के सर पर पहुंच गई, लेकिन स्टान को मैंने अंडरग्राउंड करा दिया। इसके बाद वो फ्लाइटिंग में इंचार्ज जिगर तक पहुंच गए, उन्होंने जिगर को हलाक कर दिया। उनकी आपस में जो गुफ्तगू टेप हुई है, उससे भी मालूम होता है कि उन्हें मालूम हो गया है कि फार्मूला कंसाटा के करीब एरिक फील्ड में किसी स्पेशल लेबॉर्ट्री में पहुंचा है। लेकिन जाहिर है ये गलत है। कंसाटा और एरिक फील्ड का ताल्लुक टावर सेक्शन से नहीं है, इसलिए हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग हद दर्जा शातिर हैं, हो सकता है उन्हें किसी तरह ये मालूम हो जाए कि फार्मूला तुम तक पहुंचा है, इसीलिए तुम अपनी तरफ से पूरी तरह मुहतात रहना। गैमल ने कहा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन हेडक्वार्टर से मुझे पहले ही इत्तला कर दी गई है और मैं पूरी तरह मुहतात हूँ। वैसे भी जब तक वो तुम तक ना पहुंच जाएं, वो मुझ तक तो किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते, गास्कन ने जवाब देते हुए कहा। मुझ तक वो किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते, बेफिक्र रहो, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रखा और फिर फ़ोन पीस को ले जाकर वापस मेज़ पर रख दिया। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, गैमल ने कहा। हाँ, लेकिन अब तुम खुद बताओगे जो तुम सेक्शन हेडक्वार्टर के साथ गुफ्तगू के वक्त कोड इस्तेमाल करते हो, सेक्शन हेडक्वार्टर की फ्रिक्वेंसी भी बताओगे? इमरान ने कहा। कोड तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ट्रांसमीटर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक जदीद तरीन लिंक मशीन इस्तेमाल होती है जिस पर मैं पहले रोशनी डालकर चेकिंग की जाती है। आवाज़ कंप्यूटर चेक करता है, फिर बात आगे बढ़ती है, गैमल ने कहा। ओके, तुम कोड बता दो, इमरान ने कहा। तो गैमल ने कोड बता दिया। ठीक है, तुमने वाकई ताउन किया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और इसके साथ उसका बाजू घूमा और मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से गैमल की कनपट्टी पर पड़ा तो वो चीखता हुआ उछलकर पहलू के बाल नीचे फर्श पर जा गिरा। उसी लम्हे इमरान की लात हरकत में आई और तड़पता हुआ गैमल यकलहर साकत हो गया। इमरान तेजी से मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बैरूनी बरामदे में जूलिया मौजूद थी। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मामला और आगे बढ़ गया है, अंदर ऑफिस में गैमल बेहोश पड़ा है। मैंने उसे वादा किया था कि अगर वो सच बोलेगा तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा और मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है और तुमने कोई वादा नहीं किया, इमरान ने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। और जूलिया उसका इशारा समझकर तेज़ी से मुड़ी और दौड़ती हुई अंदरूनी तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इमरान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और चंद लम्हों बाद वो कोठी से निकलकर पैदल ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें टैक्सी मिल गई। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को इस होटल का नाम बता दिया जिसमें वो सब रहाइश पजीर थे और टैक्सी इन दोनों को लेकर तेजी से होटल की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान की पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें मौजूद थी। क्या हुआ इमरान साहब, कोई कामयाबी हुई? कमरे में मौजूद सब साथियों ने इमरान और जूलिया के कमरे में दाखिल होते ही चौंक कर कहा। ये ब्लैक थंडर का केस हमेशा शैतान की आंत ही साबित होता है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर उसने गैमल से मुलाकात से लेकर आखिर तक सारी तफसील बता दी। तो अब स्प्रिंगफील्ड जाना पड़ेगा, सफदर ने चौंक कर कहा।
स्प्रिंगफील्ड से फिर आगे का पता मिल जाएगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह मामला शार्ट हो जाए, लेकिन कोई लाइन ऑफ एक्शन समझ में नहीं आ रहा। इमरान ने सोचने वाले अंदाज में कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। इसके साथ उसने फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन भी प्रेस कर दिया। अब फ़ोन का लिंक होटल एक्सचेंज से मुनक़ता हो गया था और अब फ़ोन डायरेक्ट किया जा सकता था। इमरान ने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से गास्किन की आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड मार्टिन बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। उसकी आवाज़ खासी भारी और बावकार थी। ये सर हुक्म फरमाइए सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोतबारा लहजे में कहा गया। और इमरान के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई। मुझे सेक्शन हेडक्वार्टर से इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस टावर सेक्शन के पीछे लग गई है और पहले फ्लैडिंग में वहां का इंचार्ज जिगर हलाक हो चुका है। अब कारा सिटी का गैमल भी हलाक हो गया है। इमरान ने कहा, कारा सिटी का गैमल? लेकिन सर, इससे तो मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई है। गास्कर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसके बाद उसे हलाक कर दिया गया है। फ़ोन टेप से उसकी तुम्हारे साथ होने वाली आखिरी गुफ्तगू का पता चला है। इमरान ने कहा, ओ सर, ये तो वाकई प्रॉब्लम पैदा हो गई है। गास्कर ने कहा, ये अल इमरान मेन हेडक्वार्टर की सेफ लिस्ट में है, इसलिए सेक्शन हेडक्वार्टर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे खुली आज़ादी दे दी जाए कि वो जिसे चाहे हलाक करता फिरे। मुझे अब मेन हेडक्वार्टर से बात करना पड़ेगी। बहरहाल तुम मोहतात रहना, बल्कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि गैमल से इसने लामहला तुम्हारे मुतालिक मालूम कर लिया होगा और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे आगे का क्लू हासिल कर ले। इमरान ने कहा, सर, मुझसे आगे का वो क्लू कैसे हासिल करेगा? जाहिर है मैंने तो वो पैकेट आपको भिजवा दिया था और आपका सिरे से इस सारे सेटअप से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं बनता और ना वो आप तक पहुंच सकता है। गास्कर ने जवाब दिया, मैं उसे अपने तक पहुंचने से पहले ही कब्र में उतरवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा नाम किसी सूरत भी सामने ना आए, इसीलिए तुम फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाओ। इमरान ने कहा, यस सर, जैसे आपको हुक्म सर। लेकिन आप भी सेक्शन हेडक्वार्टर को इत्तला दे दें। गास्कर ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, लेकिन जब तक मैं तुम्हें खुद ऑर्डर ना दे दूं, तुमने किसी से लिंक नहीं करना। इमरान ने कहा, यस सर, लेकिन सर, गास्कर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम तक बहरहाल इत्तला पहुँच जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे सेक्शन हेडक्वार्टर बहरहाल इत्तला रहेगी। इमरान ने कहा, यस सर, ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। ये तो वाकई आपने शॉर्टकट मार दिया है। लेकिन इमरान साहब, आपके जहन में ये बात आई कैसे? सफदर ने हैरान होते हुए कहा, जिगर के ऑफिस में लॉर्ड मार्टिन की तस्वीर थी और मैंने गैमल के ज़ाती ऑफिस में भी तस्वीर देखी है। फिर लॉर्ड मार्टिन खेलों का सामान तैयार करने के बेशुमार कारखानों का मालिक है और टावर सेक्शन का हर आदमी खेलों का सामान सप्लाई करने के कारोबार से वाबस्ता है। यहाँ तक कि स्प्रिंगफील्ड में गास्कन भी इस कारोबार से मुंसलिक है। इससे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है लॉर्ड मार्टिन ही इस टावर सेक्शन का असल चेयरमैन हो, क्योंकि ब्लैक थंडर का सिस्टम अब तक मैंने जो देखा है वो यही है कि सेक्शन हेडक्वार्टर के ऊपर एक चेयरमैन भी होता है। इसलिए मैंने गास्कन से बात की थी कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो कंफर्म हो जाएगी, वरना बात तब्दील की जा सकती है। और अब ये बात कंफर्म हो गई है कि फार्मूला गास्कर ने लॉर्ड मार्टिन को भिजवाया है और लॉर्ड मार्टिन ने उसे किसी लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया होगा। इमरान ने कहा, तो अब हमें लॉर्ड मार्टिन के पास जाना होगा। सफदर ने कहा, हाँ, अब हमें लॉर्ड मार्टिन बताएगा कि उसने फार्मूला किस लेबॉर्ट्री में भिजवाया है, फिर असल फार्मूले के लिए काम शुरू हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया, क्या तुम लॉर्ड मार्टिन से वाकिफ हो जो तुम उसकी आवाज़ और लहजे की नकल कर ली है? जूलिया ने कहा, तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। लॉर्ड मार्टिन वेलिंगटन की इंतहाई मशहूर सियासी शख्सियत है और उससे कई बार मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन टावर सेक्शन से टकराने के बाद उसकी इस हैसियत का मुझे पहली बार इल्म हुआ है, वरना मैं आज तक यही समझता रहा कि वो कारोबार के साथ साथ सिर्फ सियासी कामों तक ही महदूद है, क्योंकि आज से पहले कभी इसके बारे में कोई मनफी रिपोर्ट सामने नहीं आई। इमरान ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिए। सुर्ख और जर्द रंग की सीटों से मुज़य्यन इंतहाई जदीद तरीन कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वेलिंगटन की सबसे मसरूफ शाहराह पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। स्टीयरिंग पर एक चौड़ी जसामत और भारी कांधों वाला नौजवान बैठा हुआ था। उसकी आंखों पर सुर्ख रंग के शीशों वाली इंतहाई जदीद और फैशनेबल गॉगल थी। उसके बाल छोटे लेकिन लहरिएदार थे, पेशानी चौड़ी और फराख थी, चेहरे मेहरे से वो कई प्ले बॉय लगता था। उसके जिस्म पर स्याह रंग की जैकेट थी। जैकेट के अंदर उसने शौक सुर्ख रंग की बुनियान पहनी हुई थी। नीचे जीन्स की पतलून थी जिसकी बेल्ट हाथ से चौड़ी थी। कार के डैशबोर्ड से इंतहाई तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था और नौजवान म्यूजिक और ड्राइविंग दोनों को बैक वक्त एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। तकरीबन निस घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसकी कार साहिल समंदर पर पहुंच गई। चूंकि आज मौसम बेहद खुशगवार था, इसलिए साहिल समंदर पर बेपनाह रश था। नौजवान ने कार एक पार्किंग की तरफ मोड़ी और फिर एक खास जगह ले जाकर उसने कार रोक दी। हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ किया, फिर वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरने ही लगा था कि अचानक कार के डैशबोर्ड से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो कार से उतरता हुआ नौजवान बुरी तरह चौंक कर वापस मुड़ा। उसने कार का दरवाजा बंद किया और हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला, तो दूसरे लम्हे उसके हाथ में लच्छेदार तार से मुंसलिक फोन रिसीवर मौजूद था। यस पी कॉब अटेंडिंग, नौजवान ने कहा, स्पेशल ऑफिस रिपोर्ट करो। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। नौजवान, जिसका नाम भी कॉब था, उसने फौरन फ़ोन वापस डैशबोर्ड के नीचे रखा और कार स्टार्ट करके उसे बैक किया। फिर पार्किंग से निकलकर उसकी कार एक बार फिर वापस शहर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर वैसे ही इत्मीनान और सुकून था जैसे तफरीह के लिए जाते वक्त था। पर तकरीबन निस घंटे बाद उसने कार एक 12 मंजिला कमर्शियल प्लाजा के कंपाउंड गेट पे मोड़ी। फिर एक तरफ बनी हुई वसी पार्किंग में पहुंचकर उसने कार रोकी और कार से नीचे उतरकर उसने कार का लॉक खोला और फिर तेजी से एक पार्किंग बॉय ने उसके हाथ में कार्ड दिया तो पिकअप ने कार्ड जेब में डाला और तेज कदम उठाता प्लाजा के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो तेज तरीन लिफ्ट के जरिए 12वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। एक कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद चपरासी ने उसे जैसे ही देखा,
सलाम करके दरवाज़ा खोल दिया। बिकॉब सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 4 मेज़ें थी जिन पर लड़कियां बैठी काम कर रही थी। एक तरफ मैनेजर का ऑफिस था। बिकॉब तेजी से मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और ऑफिस में दाखिल हो गया। आओ बिकॉब, मैं तुम्हारा मुंतज़िर था। दफ्तरी मेज़ के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। थैंक यू, बिकॉब ने कहा और मैनेजर के अकब में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिस पर बात के अल्फाज नुमाया तौर पर लिखे हुए थे। ये वाकई एक फर्निश्ड बात था। बिकॉब ने दरवाज़ा बंद किया, फिर फ्लैश टैंकी की तरफ बढ़ गया। उसने इसका ढकना उठाया और अंदर हाथ डालकर साइड में लगे हुए एक लीवर को झटका दिया। फिर ढकना बंद करके वो हाथ के बाएं कोने में खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे हाथ का बायां कोना किसी लिफ्ट की तरह तेजी से नीचे उतरता चला गया। थोड़ी देर बाद जब ये लिफ्ट रुकी तो सामने एक बरामदा था जिसमें 2 मशीन गनों से मुसल्लह आदमी खड़े थे। बिकॉब बरामदे में दाखिल हुआ और तेजी से मुड़कर एक साइड में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। उसकी साइड दीवार में एक डोर फोन लगा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। कौन है? वही भारी आवाज़ सुनाई दी जिसने कार में से स्पेशल ऑफिस पहुंचने का कहा था। TSA 0001, बिकॉब ने जवाब देते हुए कहा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और बिकॉब अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुद ब खुद उसके अकब में बंद हो गया। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसके कोने में बड़ी सी मेज़ के पीछे चौड़े चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। बैठो बिकॉब, इस आदमी ने बगौर बिकॉब को देखते हुए कहा और बिकॉब खामोशी से मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखों से गॉगल उतारी और उसे अपने सामने मेज़ पर रख दिया। उसकी आंखों में जहानत की चमक और जवानी की शोही मौजूद थी। तुम काफ़ी अरसे से शिकायत कर रहे थे कि तुम्हें कोई मिशन नहीं दिया जा रहा, अधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड न्यूज़ बॉस, कैसा मिशन है? बिकॉब ने मुस्कुराते हुए कहा। इंतहाई शानदार। अगर तुम इस मिशन में कामयाब रहे तो शायद तुम्हें सुपर एजेंट से तरक्की देकर मेन हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया जाए, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौजवान के चेहरे पर मुसरत का आबशार बहने लगा। आपने हाँ लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर दिया बॉस, बिकॉब की ज़िंदगी में कोई अगर मगर नहीं होता, बिकॉब ने मुस्कुराते हुए कहा तो बॉस ने मुस्कुराते हुए दराज खोली और एक फ़ोटो निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। देखो और मुझे बताओ कि इस आदमी के बारे में तुम कुछ जानते हो, बॉस ने कहा तो बिकॉब ने इश्तियाक भरे अंदाज में फ़ोटो लिया और उसे गौर से देखने लगा। ये तो कोई मसखरा लगता है बॉस, मैं तो इसे नहीं जानता, बिकॉब ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा तो बॉस बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, ये वाकई बज़ाहिर एक मसखरा सा आदमी है और है भी एशियाई। इसका ताल्लुक एशिया के मुल्क पाकिस्तान से है। इसका नाम अली इमरान है। वैसे ही अपने आप को प्रिंस ऑफ डम भी कहलाता है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, बॉस ने जवाब दिया। लेकिन बॉस, मेरे मिशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? कैसे हलाक करना है? बिकॉब ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर वाकई यही मिशन हो तो बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, क्या मैं मजाक करने के लिए मैं ही रह गया हूँ? एक एशियाई मसरे को हलाक करना क्या मुझ जैसे सुपर एजेंट का ही मिशन रह गया है? ये काम तो कोई आम सा पेशावर कातिल भी कर सकता है, बिकॉब ने गुस्सीले लहजे में कहा तो बॉस बेइख्तियार तंदिया अंदाज में हंस पड़ा। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे ना पहुंचे वो अपने आप को दुनिया का सबसे बुलंद समझता है। जिस आदमी को देखकर तुम मुंह बना रहे हो, इसको हलाक करने की ख्वाहिश दुनिया के तमाम सुपर तो क्या बल्कि सुप्रीम एजेंटों के दिल में मौजूद है। लेकिन इन सबको मालूम है कि जिस किसी ने भी इस मिशन को हाथ में लिया उसकी कब्र उसी लम्हे खुद ब खुद खुदना शुरू हो जाती है। आज तक बिला मुबालगा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों टॉप एजेंट, ब्लैक एजेंट, सुपर एजेंट और सुप्रीम एजेंट इस अली इमरान के हाथों कब्र में दफन हो चुके हैं। हजारों नहीं तो सैकड़ों बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी इस आदमी के हाथों तबाही का शिकार हो चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि कोई भी पेशेवर कातिल इसे हलाक कर सकता है, बॉस ने कहा तो बिकॉब की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे उसे बॉस की बात पर यकीन ना आ रहा हो। आप वाकई मजाक कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? बिकॉब ने कहा तुम ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट हो और तुम्हारा ताल्लुक टॉवर सेक्शन से है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? बॉस ने कहा। जाहिर है बॉस, लेकिन आप इस मिशन के बारे में इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं? बिकॉब ने मुंह बनाते हुए कहा। टॉवर सेक्शन से पहले ब्लैक थंडर के दूसरे मुख्तलिफ सेक्शंस के 8 सुपर एजेंट और एक गोल्डन एजेंट इससे टकरा चुके हैं। नतीजा जानते हो क्या हुआ? उनमें से एक भी उसके मुकाबिल कामयाब ना हो सका। ब्लैक थंडर का सुप्रीम एजेंट ट्रूमैन इसे टकराया और नाकाम होकर उल्टा इसी का साथी बन गया। इसके बाद सुपर एजेंट सॉबर, कार्बेन, टामवर, क्लिटन, जुपिटर, बर्कले, ब्रूफिन और गोल्डन एजेंट वो भी मुख्तलिफ मिशन के सिलसिले में से टकरा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके खिलाफ कामयाब नहीं हो सका। बॉस ने कहा कमाल है बॉस, अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो फिर मैं मिशन लेने के लिए तैयार हूँ। फिर ये वाकई मेरा मिशन है और आप देखेंगे कि जो काम कोई भी नहीं कर सका वो बिकॉब कैसे आसानी से कर लेता है, बिकॉब ने कहा। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज भी मालूम है और मैं तुम्हारी सलाहियतों से भी वाकिफ हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेन हेडक्वार्टर ने उसे सेफ लिस्ट में रखा हुआ है, इसीलिए इसको हलाक करना मेन हेडक्वार्टर से गद्दारी है, बॉस ने कहा। तो इस बार बिकॉब कुर्सी से उछल पड़ा। सेफ लिस्ट में? और इसका नाम ये कैसे मुमकिन है? ये तो तंजीम का दुश्मन नंबर 1 है, बिकॉब ने कहा तो बॉस मुस्कुरा दिया। इसी से तुम उसकी सलाहियतों का अंदाजा कर सकते हो। हालांकि ब्लैक थंडर के 9 सुपर एजेंट उसके मुकाबले नाकाम हो चुके हैं और जाहिर है उनके मिशन भी खत्म हो गए। इसी तरह ब्लैक थंडर को नुकसान पहुंचा, लेकिन मेन हेडक्वार्टर का ख्याल है कि ऐसे आदमी मुस्तकबिल में उनके लिए सरमाया साबित हो सकते हैं, इसलिए उसे इस छोटे छोटे नुकसान की परवाह नहीं है, बॉस ने कहा। तो फिर बॉस, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिकॉब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।